अस्सलामुअलैकुम। अब्दुल अज़ीज़ ख़ान आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। तो ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें हम जो है वो टेलीकॉम ऑपरेटर के लिहाज से कुछ फाइनेंशियल टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। आमतौर पे मेरी वीडियोज़ जो थी वो ज़्यादा टेक्निकल साइड पे थी, तो ये मैंने सोचा कि हम थोड़ा-सा फाइनेंशियल की तरफ भी लोगों को लेके चलें कि टेलीकॉम में ठीक है, किसी टेक्निकल साइड होती है जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग भी होती है, लेकिन उसकी एक फाइनेंशियल साइड भी है। तो फाइनेंशियल साइड को हम देखते हैं कि जी फाइनेंशियल साइड में क्या टर्म्स होती हैं और किस तरह से वो इंटरप्रेट की जाती हैं। तो इनिशियली इस वीडियो में जो है वो हम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को डिस्कस करेंगे कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। और इसके मुकाबले में एक टर्म जो कि काफ़ी कम यूज़ होती तो है लेकिन ज़रा कम यूज़ की जाती है, वो कॉस्ट ऑफ डाटा की है। तो उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे कि जी उसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैं इसकी इंशाल्लाह कम से कम 4 या 5 वीडियोज़ बनाऊँगा, एक सीरीज़ के साथ यानी। तो आप उसको देखिएगा, अगर आपके ज़हन में कोई भी सवालात आते हैं इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हैं। तो ये पहली वीडियो जो मेरी है ये आरपू के ऊपर है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो होता है, ये क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे, क्या नुकसानात होते हैं, इसको कैसे, कहाँ पे, किस तरह से यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एक एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की खुद एक उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप ये फार्मूले में भी देख रहे हैं, ये होता बड़ा सिंपल सा है। यानी एक कंपनी ने एक साल के अंदर कितना रेवेन्यू कमाया और उस कंपनी के एवरेज यूज़र कितने थे उस साल में। तो उसके रेवेन्यू को अगर हम यूज़र से डिवाइड कर दें तो हमें पास सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आ जाता है, जो कि आम तौर पे 1 साल का होता है। इसको हम फिर 12 से डिवाइड करके महीने का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको साल या महीनों के ऊपर किसी भी एक चीज़ के ऊपर इसको हम यानी कह लें कि क्योंकि जनरली जब फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, जो हमारे बजट्स होते हैं, जो रेवेन्यू होता है, वो पूरे-पूरे साल का कैलकुलेट हो रहा होता है। जनरली हम इसको साल के टर्म्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर हम इसको मंथली पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कैलकुलेट बड़ा सिंपल होता है, यानी जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेट होता है। इसी कैलकुलेशन में और कोई हिडन चीज़ या कोई ख़ास चीज़ नहीं होती है। इसकी बहुत सादा-सी कैलकुलेशन है, जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो यानी आपने 1 साल का रेवेन्यू निकाल के और उस 1 साल के यूज़र्स उसको डिवाइड कर दिया। लेकिन इसके अंदर एक थोड़ी-सी जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, मसलन कि आप रेवेन्यू कहाँ से उठा रहे हैं, उस कंपनी की आप एनुअल शीट से निकाल रहे हैं, आप कौन-सा रेवेन्यू ले रहे हैं। कंपनी की हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हो, कंपनी हो सकता है काफ़ी बड़ी कंपनी हो, वो आप उसके यूज़र्स कौन से ले रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें कंपनी जो है मोबाइल में भी है, फ़िक्स्ड में भी है और वो जीपॉन में भी है, ट्रिपल प्ले भी वो दे रही है मसलन। तो आप उसके अगर आप उसे कौन से यूज़र्स उठा रहे हैं, कौन-सा रेवेन्यू उठा रहे हैं। अगर आप टोटल रेवेन्यू उठा रहे हैं, तो टोटल यूज़र्स किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें कंपनी है, वो फ़िक्स्ड टेलीफ़ोनी और मोबाइल टेलीफ़ोनी और इंटरनेट के थ्रू रेवेन्यू कमाती है और वो 3 तरह के यूज़र्स भी रिपोर्ट करती है। तो उसमें जब टोटल रेवेन्यू उठाएँगे तो आप उसके टोटल यूज़र्स को भी फिर ऐड करेंगे या फिर आप उसकी हर स्ट्रीम की अलग-अलग आरपू निकालेंगे। तो यानी ये देखा जाए तो ये बड़ा सिंपल सा नंबर है और सिंपल कैलकुलेशन से निकल आता है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं कि जी आप ये नंबर कैसे निकाल रहे हैं। मसलन अगर आप रेवेन्यू साल के एंड का निकालते हैं तो आपको यूज़र्स भी साल के एंड के पता होने चाहिए। ये ना हो कि आप साल के शुरू के रिपोर्टेड यूज़र्स और साल के एंड का रेवेन्यू लेके आप उससे आरपू निकालें, तो वो आरपू बताते खुद एक गलत प्रोजेक्शन दे रहा होगा। तो इस तरह से जब आप आरपू कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें भी यानी कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखनी चाहिए कि यार ये आरपू किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है। तो अब हम आ जाते हैं इसके बेनिफिट की तरफ। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये एक नंबर होता है किसी कंपनी को इवैल्यूएट करने या रैंक करने के लिए। मसलन अगर आप किसी रीजन की बात कर रहे हैं या किसी कंपनी की बात कर रहे हैं या किसी रीजन में मुख्तलिफ कंपनीज़ की बात कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मसलन यूएस का रीजन है, उसमें 7-8 कंपनीज़ हैं, तो आप उनको आरपू की बेस पे रैंक कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप देख सकते हैं कि यार किसका रेवेन्यू पर यूज़र ज़्यादा है या किसका ट्रेंड अच्छा है, मसलन किसका रेवेन्यू ट्रेंड बेहतर है। या कंपनी अगर ख़ुद अपनी कोई इंटरनल कोई डिसीजन लेना चाह रही है
तो फिर वो भी यही देखेगी कि यार हमारा कौन सा सेक्शन या कौन सा हमारा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो सबसे ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू दे रही है पर यूज़र। तो यानी ये एक इनिशियल स्टार्टअप के लिए कोई डिसीजन मेकिंग का कोई पहले स्टेप के लिए एक बड़ा अच्छा नंबर होता है। तो इसके ज़रिए आपको एक मार्केट या कंपनी के बारे में एक बहुत इनिशियल बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ जी, ये मार्केट या ये कंपनी इस जगह पे स्टैंड करती है। और जिसका ट्रेंड होता है आरपू का, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। ट्रेंड की बेस पे आप थोड़े बहुत डिसीजन लेना चाहें तो ले भी सकते हैं। लेकिन फिर जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो एक तो ये कि ये बहुत जनरलाइज़ नंबर है, यानी जैसे आरपू जो है वो आपकी कंपनी के बारे में एक सिंगल नंबर है। अब इस एक सिंगल नंबर की बेस पे आप कम से कम कोई बहुत बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। आपको किसी फ़ैसले की तरफ जाने के लिए, ये पहला कदम उठाने के लिए तो एक अच्छा नंबर हो सकता है, लेकिन आप इस नंबर की बुनियाद पे कोई फ़ैसला नहीं कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एक आपको कंपनी के बारे में एक ओवरऑल तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता है। एक बहुत बड़े डिसीजन के लिए आपने कंपनी का बजट बनाना है अगले साल का, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आपने कंपनी के अंदर कोई छोटे लेवल से आपने किसी फर्स्ट करें, कंपनी है वो बहुत बड़े रीजन्स के ऊपर फैली हुई है, उसके 12 रीजन्स हैं, हर रीजन में 2-2 3-3 सिटीज़ हैं। तो उसमें कोई सिटी वाइज़ डिसीजन लेने के लिए आरपू जो है वो कोई बहुत अच्छा नंबर नहीं है, यानी क्योंकि ये एक जनरलाइज़्ड नंबर है, तो ये एक छोटे डिसीजन के लिए एक अच्छा नंबर नहीं बनता है। फिर ये है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये मुसलसल तब्दील होती रहती है बहुत सी चीज़ों की बुनियाद पे। इसको हम अगली अपनी वीडियो में भी देखेंगे कि ये तब्दील भी जो होती है ना, वो तब्दील भी ख़ासे एक यानी एक ऐसे तरीके से होती है कि जिसमें आपको थोड़ा-सा डीप जाके देखना पड़ता है कि जी इसके पीछे यानी मसलन क्या हो रहा है। तो तीसरी ये कि ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि मसलन आपका टोटल रेवेन्यू जो होता है वो भी साल में सिर्फ एक दफ़ा कंपनी उसको सही तरह से काउंट करती हैं, वरना वो बाकी साल में वो भी खुद भी एस्टिमेटेड ही जो है वो रिपोर्ट किया जाता है। और टोटल यूज़र तो आपके होते ही एस्टिमेटेड हैं, यानी मसलन अगर आप एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से उसका रेवेन्यू निकालते हैं और आप किसी भी और तरीके से, यानी मसलन किसी रेगुलेटरी की वेबसाइट से कहीं से उसके यूज़र्स निकालते हैं, तो वो यूज़र जो है वो किसी ख़ास लम्हे पे असल में निकाले जाते हैं, और उस लम्हे पे जितने एक्टिव यूज़र होते हैं उनकी काउंट बताई जाती है। तो यानी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ ही रहती हैं दोनों की दोनों, यानी होती तो ये एक ख़ास लम्हे के ऊपर तो ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन वो वाला लम्हा गुज़रते ही ये वैल्यूज़ हैं ये दोबारा से एस्टिमेट बन जाती हैं। यानी कोई मुसलसल चेंज होती हुई वैल्यू तो नहीं होती है ना, कि ये आपको मुसलसल बताती जाए कि जी अब एक यूज़र कम हो गया, अब एक यूज़र बढ़ गया। एक ख़ास लम्हे पे तो आपको बता दिया गया कि जी हाँ, आज 31 जनवरी 2020 को इतने यूज़र थे, लेकिन 1 फरवरी को तो वो नंबर फ़ौरन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एक एस्टिमेटेड वैल्यू ही रहती है ये। तो ये कुछ चीज़ें इसकी बंदे, यानी आज जब आप आरपू के बाद के बेस पे कोई भी चीज़ डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको कम से कम थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि ये नंबर जो है ये खुद कैसे कैलकुलेट होता है, इसके अंदर क्या इसके मसाइल हैं। तो ये थोड़ा-सा जो हमने अभी बात की थी कि आरपू जो है वो किसी रीजन का या किसी एरिया का, या फिर आरपू किसी कंपनी का, यानी 2 तरह के आरपू आपको आमतौर पर रिपोर्ट हो सकते हैं। तो ये जो बाईं तरफ आप ये देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ मुल्कों का आरपू है, जो कि पिछले यानी 2015-2019 यानी 5 साल का आरपू रिपोर्ट किया गया है। जैसा कि मैं पहली बात करता था, पहले ही अगर आप फ्रांस को अगर देख लें, जिसका आरपू सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन अगर आप देखें तो ये आरपू कितनी तेज़ी से, यानी मसलन 1 साल में ये 19 से 24 पे, 24 से 17 और फिर 21 पे चला गया। यानी इसका ट्रेंड जो है वो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है ये इसका ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, यानी मसलन अगर ये इतनी बड़ी फ्लक्चुएशंस ये ले रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इसका ये जो ट्रेंड है ये कोई बहुत ही ज़्यादा रिलायबल नहीं है, और आप उसकी ट्रेंड की बेस से भी कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा था, और इसके पीछे क्या वजूहत है। वो जैसे आप नीचे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बाज़ जैसे कोलंबिया में देखें तो इसका आरपू काफ़ी कांस्टेंट है। पेरू का भी इतना बुरा नहीं है मसलन बाज़ मुल्कों का, लेकिन जैसे कोस्टा रिका में अगर आप देखें तो 5 से ये बढ़ा और फिर दोबारा वापस 5 पे आ गया। अब इसमें फ़र्ज़ कर लें किसी बंदे ने जब ये 11.5 था, यहाँ पे अगर कोई डिसीजन ले लिया गलती से, कोई फाइनेंशियल डिसीजन, तो वो कितने बड़े नुकसान में चला गया होगा।
तो इस लिहाज से ये आरपू जो है ये हमें थोड़ा सा डिसीविंग भी होता है, हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ता है कि जो कैलकुलेट किया गया है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे कैलकुलेट करने की क्या रीजंस थी। तो इसलिए इसको हम जो है ना, जैसे मैंने कहा था कि एज ए इनिशियल स्टेप तो ये बड़ा अच्छा नंबर होता है, लेकिन हम इसकी बेस पे कोई कंक्रीट डिसीजन सिर्फ आरपू की बेस पे नहीं लिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि इंडिया का आरपू तकरीबन एक जैसी वैल्यूज़ के करीब करीब है, $3 और $2 है। आखिरी में इसका ये आरपू तकरीबन $2 था, लेकिन जब हम इंडिया के आरपू को फिर हम खोलते हैं और हम इंडिया के अंदर जाते हैं, यानी इंडस्ट्री आरपू तकरीबन ₹129 बन गया। ये $2 तकरीबन अंदाज़न ₹129 अगर बनते हैं इंडिया इंडिया के। लेकिन अब आप देखें तो अंदर जो इसके जो कंपनीज़ हैं, उसमें फिर एक बहुत बड़ी वेरिएशन नज़र आ रही है। यानी एमटीएनएल जो है वो इसका मेन शेयर उठा रहा है, यानी मसलन 243, तकरीबन दुगना आरपू है इसका, जबकि बीएसएनएल का बिल्कुल उससे आधा है। बाकी कंपनियां तकरीबन एवरेज के ऊपर ही लाई कर रही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब जो फ़ायदा जिसकी हम बात कर रहे थे, ये तो चलो एक नुकसान हो गया ना कि हमने एक आरपू को जब खोला तो हमें फिर एक दोबारा से हमें एक वेरिएशन नज़र आई। लेकिन जो हमने कहा था ना कि आपको एक नज़र में एक रैंकिंग आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, अभी ये अंदाज़ा हमें होगा कि यार एमटीएनएल जो है ना, बहरहाल इसके अंदर कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है। अगर आप इंडिया की मार्केट के अंदर कुछ भी देखना चाहेंगे ना, तो आप इस चार्ट की बेस पे या तो बीएसएनएल से शुरू करेंगे, यानी मसलन, या एमटीएनएल से शुरू करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे है और ये बहुत ऊपर है। बाकी तो एवरेज आउट हुए हुए हैं तकरीबन ना, तो यानी तो कहने का मतलब ये कि ये कम से कम ये नंबर आपको एक फौरी तौर पे एक हल्का सा आइडिया दे देता है कि यार इस इंडस्ट्री में या इस कम कम कंट्री में वीक और स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं कौन से ना। और फिर आप उसको आगे वेरीफाई करके अपने आइडिया को लेके फिर मसलन और आगे चल सकते हैं। तो जो बात जो शुरू जो हमने की थी कि आरपू जो है वो एक बहुत एक लिहाज से एक बहुत अच्छी वैल्यू है। आपको एक कंट्री या फिर एक कंपनी के बारे में आपको एक इनिशियल आइडिया देने के बारे में कि फाइनेंशियली वो कंपनी कहाँ पे खड़ी है। तो हम इंशाल्लाह अगले अपने लेक्चर में इसकी थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे। हम इसके ट्रेंड को भी देखेंगे कि ख़ुद ट्रेंड भी जो है वो बाद वक़्त हो सकता है कि एक आरपू का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा हो कि जी ट्रेंड इसका प्रोग्रेसिव है। लेकिन जब उसकी और डिटेल में जाए तो हमें पता चले कि जी इसके प्रोग्रेसिव ट्रेंड के अंदर भी क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, यानी क्या कैविएट्स हैं इसके अंदर। तो वो हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये वीडियोज़ आप मेरी देखते रहें, आपको अगर पसंद आती है तो ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो के बारे में या जनरली टेलीकॉम या उसके ऑपरेशंस या फाइनेंस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।